we are live. नमस्कार। फेसबुक से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों को हिंदी राइटर्स गिल्ड के इस मंच से मैं शैलजा सक्सेना आप सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज बेहद प्रसन्नता की बात है। आज हमारे बीच बहुत से बड़े साहित्यकार उपस्थित हैं। 2 बड़े साहित्यकार उपस्थित हैं और उनमें से एक आप जानते हैं अनामिका जी को। अनामिका जी हर प्रकार से, अपनी कविता से, उपन्यास से, अपनी समीक्षाओं से, अपने बोलने से, अपने सोचने से, अपनी बातों को सही तरीके से सुलझा कर लोगों को दिशा देने से सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। हम सबको दिशा दिखाने वाली एक बड़ी साहित्यकार अनामिका जी का इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज वो यहाँ पर जुड़ी हैं। दूसरी हमारे साथ साहित्यकार हैं डॉक्टर रेखा सेठी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वे भारत से हैं, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाती हैं। बहुत बड़ी समीक्षक, आलोचक, प्रतिष्ठित विचारक हैं रेखा सेठी जी। मैं थोड़ा सा विस्तृत परिचय अभी उनका दूंगी, लेकिन मैं पहले उनका स्वागत कर लूं, इसलिए आपका थोड़ा सा परिचय यहाँ पे करा रही हूँ कि डॉक्टर रेखा सेठी, अनामिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे साथ टोरंटो की अपनी ही बेहद लोकप्रिय भुवनेश्वरी पांडे जी जुड़ी हैं, जो अपनी कहानियों, अपनी कविताओं के साथ साथ सबसे बड़ी चीज अपने विचारों के लिए और अपने सामाजिक कार्यों के लिए बहुत अधिक जानी पहचानी हुई नाम है। मैं भुवनेश्वरी जी, रेखा सेठी और अनामिका जी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वह है साहित्य में स्त्री चिंतन। मैं वहां से शुरू करके फिर एक एक साहित्यकार का परिचय विस्तृत दूंगी। साहित्य में स्त्री चिंतन, बहुत बार स्त्री लेखन के बारे में बात होती रही कि इसकी अलग से इसके बारे में सोचने की, कहने की क्या आवश्यकता होती है। लेकिन हम सभी स्त्रियां जानती है कि भागम भाग की जिंदगी के बीच से जो हम कुछ पल निकाल कर अपनी संवेदना को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करती हैं, उसी ऑर्गेनिक, उसी रॉ तरीके से जो हमारे अनुभव होते हैं उनको हम प्रस्तुत करने की जो चेष्टा करती हैं, उन अनुभवों, उन संवेदनाओं तक शायद पुरुष समाज दृष्टि प्रायः नहीं जा पाती। अनुभवों के उस विस्तृत संसार में स्त्री अनुभव सृजनात्मक संचेतना और संवेदना, इन दोनों को प्रस्तुत करने के लिए बेहद आवश्यक है कि हम स्त्री लेखन को समझें, उसके विस्तार को समझें, उसकी गहराई को समझें। स्त्री की मायरी में कासे कहूँ अपने जिया की बात, कि उस जिया की बात को हम समझें, ये बेहद बेहद आवश्यक है। और आज इन्हीं विषयों पर कि प्रवासी स्त्री और भारतीय स्त्री के बीच में जो लेखन के भिन्न रूप है, उनको हम कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम इन बातों को आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं विस्तृत परिचय देना चाहती हूँ अनामिका जी का। मैं अनामिका जी को बहुत समय से जानती हूँ। 1990 के आसपास से जब उनकी कविताएं लोगों के सामने आना शुरू हुई थी और हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई, और मेरा सौभाग्य था कि हम एक संकलन में, अष्टाक्षर में मैं और अनामिका जी साथ साथ आए। दिल्ली दूरदर्शन से इनकी मीठी मुस्कान के साथ इनकी कविताएं जब सुनती थी तो बेहद मुग्ध हो जाती थी, और इतना मीठा कहने का तरीका, तो बेहद बेहद प्रभावित। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि मैं जिस कवियत्री अनामिका जी को बेहद निकट से जानती थी, जो बहुत बहनापे से बात करती है, उनका जब मैंने विस्तृत परिचय पढ़ा तो मैं वाकई में चकित थी, स्तब्ध थी, मुग्ध थी, और कहना चाहिए कि निशब्द भी थी, क्योंकि उनके अध्ययन का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है मित्रों, कि वे विश्व के रंगमंच, कहना चाहिए विश्व साहित्य का उनका एक मैदान है, खेल का मैदान कहना चाहिए, एक बड़ा सा, जो जहां पर वो ब्रिटिश लेखिकाओं से लेकर अमेरिकन पोएट्स से और फिर अफ्रीकन पोएट्स तक वो उनकी चेतना घूमती है। वो अंग्रेजी की लेक्चरर रही हैं
उनका लेकिन काम जो उनका इंग्लिश का काम है वो उन्होंने सिल्विया प्लॉथ, एन सेक्टन, मार्च पियर्सी, टोनी मॉरिसन, एलिस वॉकर, इन सब पर बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। उनकी थीसिस डॉन क्रिटिसिज्म थ्रू द एजेस और पोस्ट डॉक्टरल जो है उनका द ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड डेथ इन पोस्ट वॉर अमेरिकन वुमेन पोएट्स। इसके अलावा उनका एक और काम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विमेन इन कंटेम्परेरी ब्रिटिश एंड हिंदी पोएट्री, ये बहुत बड़ा काम इनका है। इसके अलावा इन्होंने निराला पर भी हिंदी में पीएचडी करी है। तो हम लोग तो एक पीएचडी करने में ही हालत खराब हो जाती है, इन्होंने दो दो विषयों और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करके पोस्ट डॉक्टरल, उसके बाद भी रिसर्च इनकी चल रही है। इन्होंने बहुत तेज काव्य संकलन प्रस्तुत किए हैं। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, दूब खान, खुरदुरी हथेलियां, टोकरी में दिगंत, ये इनके काव्य संकलन है। नॉवेल्स है, इनके जो उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका, तिनके पास, बिल्लू शेक्सपियर, पोस्ट बस्तर, आईना साज, अवांतर कथा, लालटेन बाजार, मन कृष्णा मन अर्जुन। और हो सकता है इन सारे नामों में मैं कुछ छोड़ रही हूँ क्योंकि लगातार इनकी किताबें आती हैं। और जो इनकी आलोचना की पुस्तक है वो पोस्ट इलियट पोइट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र इनकी। और इसके अलावा इन्होंने अनुवाद का काम भी किया है। एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, कहती हैं औरतें और नागा मंडल। ऐसी विद्वान, ऐसी संवेदनाओं में गहरे बैठने वाली अनामिका जी का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अनामिका दी, बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे हिंदी राइटर्स गिल्ड के मंच पर है। एक दीदी का परिचय दे रही हूँ, स्नेह से दे रही हूँ, बस इतना ही कहूंगी। बहुत बहुत आदर से, सम्मान से और स्नेह से दे रही हूँ। और हमारे साथ रेखा सेठी। रेखा सेठी जाना पहचाना नाम है। अभी इन्होंने हाल में ही फेसबुक पर जो 20 संगोष्ठियां आयोजित की, उसने स्त्रीत्व चर्चा को, स्त्री विमर्श को बहुत नए आयाम दिए, बहुत गहराई से लोगों को सोचने पर विवश किया। और इसके साथ ही साथ अभी जो इनका नया काम एकदम आया है, स्त्री कविता पहचान और द्वंद, 2 खंडों में आ चुका है ये और तीसरा खंड आने की तैयारी में है। रेखा जी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाती है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ वो लेखक, आलोचक, संपादक और अनुवादक भी हैं। इनका लेखन मूलतः समकालीन हिंदी कविता और कहानी और आलोचनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है और बहुत गहराई से संवेदनात्मक आयामों तक पहुंचने की जो इनकी कोशिश होती है वो इन्हें बाकी समीक्षकों, बाकी आलोचकों से अलग करती है। गहराई में बैठना मित्रों बहुत मुश्किल काम होता है और प्राय समीक्षा के नए मानदंडों या पुराने मानदंडों के साथ कहे तो उनके साथ बैठना और भी अधिक मुश्किल हो जाता है। पर रेखा उन मानदंडों को ध्यान में कहीं रखते हुए भी इतनी संवेदना के साथ उसके भीतर बैठती है कि वो रचना का एक नया पाठ अपने पाठकों के सामने, अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करती हैं। ये उन्होंने काम किया। अभी जो स्त्री कविता पहचान और द्वंद, उन्होंने 7 कवियत्रियों को लिया और उन कविताओं में बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से वो बैठी, उसकी विवेचना करी और साथ ही साथ उन्होंने उन सब से अलग से साक्षात्कार भी लिए और उसकी पूरी एक अलग पुस्तक तैयार करी उन्होंने। और उसके माध्यम से हम इन कवित्रियों के पूरे रचना संसार को जान पाए और अनामिका देवी उसमें से एक है। इसके अलावा उनमें जो उन्होंने बहुत नए और पुराने सभी लेखिकाओं को उन्होंने अलग अलग परिप्रेक्ष्य से, अलग अलग समाज से, अलग अलग चेतना से इन लेखिकाओं को प्रस्तुत करते हुए कहा कि सारी स्त्री कविता एक जैसी नहीं होती है। ये कहते हुए उन्होंने काम किया। उसके साथ ही उनकी प्रकाशित पुस्तकों में प्रमुख हैं विज्ञापन, भाषा और संरचना, विज्ञापन.com, व्यक्ति और व्यवस्था, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी का संदर्भ, मैं कहीं और भी होता हूँ, कुंवर नारायण की कविताएं और निबंधों की तो एकदम संपादन पूरी लंबी विस्तृत श्रृंखला है उनकी कि प्रेमचंद पे, हरिशंकर पारसाई पे, बाल मुकुंद गुप्त पर उन्होंने निबंधों की श्रृंखला प्रस्तुत करी। हवा की मोहताज क्यों रहूं, इंदु जैन की कविताएं संपादित करी और हाल ही में उन्होंने सुकृता पॉल कुमार की अंग्रेजी कविताओं का हिंदी अनुवाद समय की कसक से भी किया और बहुत जगह ये छप की जाती है। हरे कृष्ण। हाँ, भुवनेश्वरी जी अभी फोन पर चली गई है, उनका लगता है कि कोई फोन इस बीच आ गया है। वो भारत से उन्होंने LLB किया और वो यहाँ आई और यहाँ पर उन्होंने सामाजिक कार्य के साथ साथ यहाँ पर इस्कॉन के लिए भी कार्य करना शुरू किया।
अपनी संवेदनाओं को बहुत ही कहना चाहिए रॉ तरीके से ही, जैसी वो अनुभव करती हैं उसी तरीके से उसको व्यक्त वो करती हैं। तो शिल्प से ज्यादा उनको देखने की सूक्ष्मता पर भुवनेश्वरी जी ने ध्यान दिया है अपनी कहानियों में, लघु कथाओं में। और उस देखने में वैसी चीजें हैं जो कि प्रवास में भारत से बाहर, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से भारत से बाहर रही हैं, उनका जो पृष्ठभूमि है वो एलएलबी के होने के नाते भी थोड़ी सी भिन्न रही है, अकादमिक हिंदी से भिन्न रही है, लेकिन देखने की दृष्टि जो स्त्री की होती है वो सूक्ष्मता हमें भुवनेश्वरी जी की रचनाओं में मिलती है। मैं भुवनेश्वरी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और प्रारंभ मैं करना चाहूंगी कि हम एक छोटी सी लघु कथा मैं कहूंगी भुवनेश्वरी जी से प्रस्तुत करने के लिए, और फिर हम लोग बातचीत की ओर आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वरी जी, आपका स्वागत है। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपनी एक लघु कथा छोटी सी हमें सुनाइए। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस मंच पे निमंत्रित किया और इतने बड़े डॉक्टर्स वगैरह हैं। मेरी कोई एजुकेशन ऐसी नहीं है, सिर्फ अपने आसपास जो मैं देखती हूँ उसी को मैंने रचना में डालने की कोशिश की है। और आपका धन्यवाद कि आपने ऐसे मुझे अवसर दिया है। तो मैं एक छोटी सी कहानी जो बिल्कुल रिसेंटली लिखी है कोरोना के एटमॉस्फेयर में, उसको मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप पसंद करेंगी। मूंगफली की बोतल। हम कल वॉलमार्ट स्टोर पर खड़े थे। सामान चेक करने वाली लाइन पर विशेष रूप से जहां खड़े होने के चिन्ह जमीन पर छापे हुए थे, वहां पर कोरोना काल होने के कारण सभी लोग निश्चित दूरी पर ही खड़े थे। सुबह का समय था, शांति थी। हमारे आगे के और आगे जो एक नया जोड़ा सामान का मूल्य देने के लिए खड़ा था, नव दंपति लग रहा था, क्योंकि लड़की ने एक हाथ में शादी के जोड़े वाली लाल सफेद चूड़ियां डाली हुई थी। उन लोगों ने जूते, कंबल, कुछ ऊनी कपड़े और घर का दूसरा सामान ले रखा था। काउंटर के पास दोनों तरफ च्युइंगम, चॉकलेट, पत्रिकाएं, काजू, मूंगफली, नमकीन आदि के शेल्फ भी रखे थे, जैसा कि यहाँ होता है। वक्त लग रहा था तो नव दंपति के ने एक मूंगफली की बोतल उठा ली। बड़े प्यार के अंदाज से पति से कहा, हमें ये बहुत अच्छी लगती हैं, ले लें? तुम भी खाओगे ना? फिर कुछ धीरे धीरे स्वर में बातें हुई। लड़की ने बोतल फिर से शेल्फ में वापस रख दी। फिर उसने हनी कोटेड मूंगफली की बोतल उठाई और घुमाई और ललचाई नजरों से पति की ओर देखा। पति ने बड़ी लापरवाही से फोन पर किसी से बातें करना आरंभ कर दिया। लड़की बोतल लिए पति की अनुमति चाहती रही। तब तक उसकी पैसे चुकाने की बारी आ गई। लड़का सामान आगे करने लगा, स्क्रीन पर नजर डाले रहा। लड़की ने हार कर मूंगफली की बोतल वापस उसी शेल्फ में रख दी। ऐसा करते हुए उसकी और मेरी आंखें टकराईं। उसने संभलते हुए अपने बालों को संभालने की कोशिश की और पति के पास चली गई, जो बैग में अब सामान रख रहा था। बस इतना ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भुवनेश्वरी जी। अनामिका जी, आपने इतने सारे देशों की लेखिकाओं का अध्ययन किया है और हम स्त्री संवेदना पे इतना कुछ लिखा है। आपको क्या दिखाई देता है कि स्त्री संवेदना बाहर के देशों में और भारत की स्त्रियों की संवेदनाओं के जो अंतर है उनके बारे में कुछ कहिए हमसे। अभी इसी कहानी के माध्यम से मैं बात कर लेती हूँ, उनकी कहानी पर भी चर्चा हो जाएगी और जहाँ से शुरू करो वहीं से सड़क निकल आती है। तो ये कहानी है, ये मुझे लग रहा था कि एक स्नैपशॉट की तरह है। आपने देखा होगा विश्व युद्ध के समय में शूटिंग शब्द कैमरा के साथ जुड़ गया था। क्यों? क्योंकि उस समय वो दृश्य जो होते थे विश्व युद्ध के भयानक युद्ध भूमि के दृश्य होते थे, तो उसके पीस फोर्स से साथ साथ शांति सेनानी भी काम कर रहे थे। बर्ट्रैंड रसल वगैरह बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में पैसिफिस्ट मूवमेंट भी था, लिबरल जो हम लोगों का लिबरल मूवमेंट था, बहुत सारी शाखाएं हैं ना हमारे यहाँ स्त्री चिंतन की। तो सबसे पहले कैनेडी के समय में लिबरल फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, उसके समानांतर एक हमेशा तुमने देखा होगा
कि हम लोग हमेशा बड़ा मुद्दा लेके चले। स्त्रीवाद अपने आंचल में सिर्फ अपना मुद्दा लेकर नहीं चला, इसके आंचल में हमेशा एक बृहत्तर मुद्दा रहा है। तो जैसे कि अभी हम पर्यावरण के मुद्दा पर कि हमारे 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 स्त्रीवाद के आंचल में रहा है बृहत्तर मुद्दा, फिर हमने लिंग भेद के साथ नस्ल भेद की भी मतलब उस समय जो हम लोग अफ्रीकी आंदोलन के साथ, नेग्रिट्यूड मूवमेंट के साथ रहे थे, रेडिकल मूवमेंट, तो शुरू में जो लिबरल फेमिनिस्ट थी उन्होंने निशस्त्रीकरण के बारे में बहुत लिखा था। और उसी समय कैमरा चलाने की एक नई तकनीक शुरू हुई कि आप अखबारों में इस एंगल से फोटो दीजिए किसी दृश्य का कि लोग जो, क्योंकि उसी समय ये हुआ था कि जो पांचवा स्तंभ है लोग का, वो है अखबार वाला, मास मीडिया का। तो अगर आप युद्ध भूमि के द्रावक चित्र और बहुत तरह के द्रावक चित्र जो सड़क के होते हैं, दंगों के या युद्ध के, अगर कैमरा उसको ठीक एंगल से क्लिक करता है और उसको समाज के सामने रखता है, तो इससे पीस मूवमेंट को बल मिलेगा। ये जो कहानी मैं सुन रही थी भुवनेश्वरी जी की, ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना, जैसे एक बाहर की स्टोर है जहाँ जैसे हमारे हम लोगों के अब जैसे कि मायका पास होता है, अगर तो कभी कुछ चटोरी चीजें खाने का मन भी हो तो आदमी घर में ससुराल से मायका निकल जाता है, वहां माँ का बनाया कुछ खा के आ जाता है वापस ससुराल। जो तुम लोग इतनी दूर ब्याहे गए तो मायका भी नहीं। तो मान लो छोटी सी इच्छा, मूंगफली खाने की इच्छा, उसके लिए भी आपका माइक चला गया। उसकी और मुझे जो ना और उसका लापरवाही से फोन पर बात किए चला जाना। एक छोटा, मैं जब छोटी थी ना तो मैंने अमर फिल्म तो हम लोगों ने देखी थी, अमर प्रेम फिल्म, तो उसमें राजेश खन्ना जाता था शर्मिला टैगोर के लिए दोने में रसगुल्ला ये लेके समोसे और खाने में रसगुल्ला। तो मुझे बचपन में लगता था कि प्रेम का मतलब क्या है कि वो जो मेरा दूर का प्रेमी, कहीं से भी कोई प्रेमी अगर मेरा होगा तो मेरे लिए दोने में वो जरूर समोसे लाएगा और थाली में रसगुल्ले। तो ये छोटी छोटी इच्छा मेरे मन में बन गई थी। अब ये छोटी इच्छाएं जो होती है ना, वो फैंसी के रेल में होती है। जूलिया क्रिस्टेवा ने और नैन्सी शॉडराव ने और इरिगेरी ने फैंटेसी, स्त्री भाषा में जो फैंटेसी के रंग हैं, वो जो उछाल होती है, हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं शुरू से दबा दी जाती हैं, जो हम फ्रॉक में इमली छुपा के खाना, ये हमारी फैंटेसी का अंग है, गोलगप्पे खाना। और इस तरह से ये मूंगफली बेचारी, अब मायका भी पास नहीं है घर में, वहां इतनी दूर दूर होते होंगे, तुम लोग ज्यादा जानती होगी, पहले के हम भी नहीं जा सकते वहां पर भी। मैंने ये भी सुना है कि बाहर तुम लोग रहते हो तो परमिशन लेके, ये नहीं कि धड़ाक से किसी के घर चले गए, मतलब समय लेके जाना पड़ता है। भारत की तरह ये नहीं कि कहीं घुस गए कभी भी बिना समय। तो उस तरह के कंस्ट्रेंट में भारत की लड़कियां जब जाती होंगी विदेश, तो ये सब कहे दर्द आप कभी भी, और ये उस समय आप ये फोन उठाकर नहीं कह सकती अम्मा को कि अम्मा हमको तो मूंगफली खाने का मन कर रहा था और अम्मा जो है वो रिक्शे पे चढ़ के आए और आपको ऐसा नहीं हो सकता। तो इतनी दूर एक आदमी के भरोसे जाना, 7 समुंदर पार, गांधी जी के समय में भी 7 समुंदर पार जाते थे तो इतनी सारी नसीहतें दी जाती थी, लेकिन लड़की बेचारी एक आदमी का मुंह देखती देखती चली गई और एक छोटी सी इच्छा का भी सम्मान नहीं हो पाया। इस विडंबना को एक फ्लैश में कविता की तरह लेके भुवनेश्वरी जी ने, और कितनी सुंदर बहनापे का रंग देखो, एक स्त्री जो बच्ची, एक नवविवाहित जोड़े के जीवन की विडंबना भी इतनी सहानुभूति से देखती। उन दोनों की आंखें मिलने वाला पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उस लड़के को बाल जो वो संभाल रही है, तो उस संतोष में कि कोई है जो मेरी माई रे, मैं कासे कहूँ पीर अपने, तुमने उसी से शुरू किया था।
तो ये इतने सारे रंग इसमें मुझे एक झलक में दिखाई दिए, तो मुझे ये फ्लैश वाली टेक्निक, स्नैपशॉट वाली अच्छी लगी। धन्यवाद। जी। नहीं, और रेखा, अब आप इस बारे में कुछ कहें, फिर हम लोग थोड़ी प्रवासी स्त्री, क्योंकि आपने स्त्री संवेदना पे इतना काम किया है अलग अलग आयामों में, भारतीय स्त्री की संवेदना को तो गहराई से टटोला है। आपको प्रवासी स्त्री और भारतीय स्त्री की संवेदना में भी, और जो अभी टिप्पणी हुई उसके बारे में कुछ कहें आप। अनामिका दीदी ने इतनी खूबसूरती से ये सब बता दिया कि इससे ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। लेकिन सच में भुवनेश्वरी जी की कहानी जिस ईमानदारी से आपके मन को छूती है, और वही जो कि मतलब एक जैसे भाव हर कोई, और खासतौर पे हमारी पीढ़ी जिस तरह से इस निभाने को समझती है कि वो पति की आंख के इशारे से उसने वो बोतल रख दी। तो कभी कभी मुझे अक्सर ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को जब टटोलती हूँ तो अपनी माँ और अपनी बेटी के बीच में टटोलती हूँ, और देखती हूँ कि माँ से लेकर मेरी बेटी तक कितनी लंबी यात्रा हो चुकी है। और सच में मानो तो अभी 2 दिन पहले तक मैं अपनी क्लास में छात्राओं के साथ महादेवी का निबंध पढ़ा रही थी, स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न। तो 1942 में वो प्रकाशित हुआ, लिखा शायद उससे भी पहले गया। लेकिन महादेवी जिस तरह से ये कहती हैं कि जिस अर्थ स्वतंत्रता के प्रश्न को हमने इतना छोटा करके देखा है, और जिस मातृत्व के सवाल को हमने इतना महिमा मंडित किया है, ये अगर अर्थतंत्र का, संपत्ति में अधिकार का या पैसा, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता स्त्री को मिलने का मसला हल नहीं होता, तो समाज कैसे विकास करेगा? क्योंकि अगर एक वर्ग नहीं विकास कर पा रहा तो दूसरा पूरा समाज कैसे विकसित होगा? तो आप किसी भी तरह से हाशिए पर नहीं धकेल सकेंगे। तो सच में मेरे मन में ये इच्छा जाग रही थी कि वो जो लड़की जो हाथ में चूड़ियां पहने पति के हर इशारे का इंतजार कर रही है, अगर वो कमाई करती होती, उसके $5 होते मतलब वही कि उसके, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना कि अगर मैं उसको अपनी बेटी की तुलना से, जो मतलब आज समझो कि 25 से 30 बरस की उम्र के बीच में है, बल्कि एक हमारी किसी से बात हो रही थी तो अरविंद जैन जी जो मतलब आलोचक हैं, तो उन्होंने किसी सभा में कहा, और मुझे ये बात उनकी शायद बहुत मतलब याद आती रहती है, कि उन्होंने कहा कि जब 2050 होगा तो आप देखेंगे कि लड़कियों की स्थिति, मतलब इस पूरे समाज की स्थिति बहुत बदलेगी। क्योंकि आज जो लड़कियां पढ़ रही हैं, जब वो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होंगी, तब समाज में क्या परिवर्तन आएगा और क्या पूरा परिवर्तन आएगा। तो बात बहुत छोटी थी कि सचमुच मूंगफली की एक बोतल की, या एक दाने की, या एक इच्छा की, और ऐसी तमाम छोटी इच्छाओं को मतलब बचपन से सिखाया जाता था कि हमें तवज्जो नहीं देनी। यहाँ तक कि मेरे पड़ोस में जो एक दीदी रहती थी, उस परिवार में 2 बहनें और एक भाई था, तो अगर दूध आता था या सलाद कटता था खाने के समय में, तो बेटियों को न देकर बेटों को दिया जाता था, और बेटियों को ये शिक्षा दी जाती थी कि उनके तन में ये जो पेट लगा है, ये तो गड्ढा है जिसे कुछ भी खा के भरा जा सकता है। तो ये सब हमने अपने बचपन में मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो बातें थी उसके हम साक्षी हैं। लेकिन वही है कि अगर इस स्थिति में परिवर्तन होता है, और अगर ये बच्चियां जो आज हमारे कॉलेज में हैं, या हमारी बेटियां हैं जो सचमुच में धनोपार्जन कर रही हैं, या ऐसी पोजीशंस में हैं कि उनको वो शायद देखेंगी नहीं अनुमति के लिए, तो उनके संबंधों के नए ग्राफ बनेंगे। तो वो ग्राफ शायद कुछ अलग तरह के होंगे। और मतलब मैं तो ये कल्पना ही कर सकती हूँ, या आशा उम्मीद ही कर सकती हूँ कि ऐसी लड़कियां
मतलब ऐसा एक जिंदगी का परिवर्तन आएगा और ऐसी लड़कियों की आवाज हम ज्यादा सुनेंगे। वाह, बहुत ही सही बात है। हम लोग वो उस उम्मीद में तो बिल्कुल और नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस समय जो पुरुष कुछ उठाएगा तो स्त्रियां खरीद देंगी। ऐसा नहीं हो सकता, इसका भी लोग करते हैं। पुरुष 12 बजे रात में भी कुछ खाने की इच्छा करता है, वो बेचारी रजाई बजाई फेंक देती है और चली जाती अपने पुरुष के लिए भी ममता से भरी। रघुवीर सहाय की एक कविता याद होगी तुमको, जिसमें वो गरीब आदमी 12 बजे रात को उसको पुआ खाने का मन होता है और वो ना उसकी पत्नी को उठाता है कि मुझे मन है, तो वो बेचारी कहती है कि बच्चे सोए पड़े कैसे बनाऊं, लेकिन बनाती है वो 3 खुरच के आटे का पुआ बनाती है, फिर वो ना उसको खिलाती है और बच्चे बेचारे, खुशबू आती है जो थोड़े बहुत घी की तो उनकी आंख खुल जाती है, फिर वो देखते हैं कि माँ जो है पिताजी को खिला रही है और फिर वो झट से आंखें बंद कर लेते। अब इतनी बड़ी विडंबना, उतना तो है नहीं कि बच्चे भी खा सके, तो बच्चों का आंख बंद कर लेना और 1 बजे रात को स्त्री का बनाना। मुझे लगता है कि स्त्रियों अभी तो जो स्त्रियां काम भी करती है ना रेखा, 1000 तक का तो उसको अपने मन से खर्च करने का मौका मिलता है, बाकी तो डिस्पेंस करने का अधिकार काम करने वाली स्त्रियों को भी नहीं है। पति से पूछे बिना 1000 का खर्चा भी करने पर कि कैसे किया, क्यों किया। लेकिन जब ऐसी स्थिति हमारी बच्चियों की आएगी तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बच्चों अगर उनके पति कुछ उठा के कहेंगे मान लो तो वो तो बेचारी ऐसा कभी ना करें, कोई बदला नहीं लेंगी, लेकिन ये स्थिति होगी। ये एक ऐसा है जो हमें अपने लड़कों को इस चीज के, अपने छात्रों को और लड़कों को इस बारे में विस्तार, यही तो साहित्य का रोल है, ये कहानी पढ़ाने से उनको याद रहेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। नहीं तो फिर एक कहानी लिख दी जाएगी। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है ये विवेचन हमारा, आज की और कल की और आने वाले कल की स्त्रियों की चर्चा। और लोगों को जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। रोहिणी अग्रवाल जी जुड़ी हुई है, कह रही है बहुत अच्छा विश्लेषण। बंदिता सिन्हा, अनामिका दी आपको याद कर रही है, कॉलेज के कॉमन रूम की याद आ रही है बंदिता सिन्हा जी को। मेरा नमस्कार कहना। हाँ, तिथि दानी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कवि मन की सूक्ष्म संवेदनाओं और पीड़ा को समझ सकती। वो हैरान है कि आप कैसे अनामिका दी प्रवासी स्त्रियों की इस वेदना को, संचेतना को समझ रही है कि माँ के घर नहीं जा सकते उठ के। यही तो बहनापा है और क्या है। सही बात है। अब इस वाले नोट पे बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। आपकी एक कविता हो जाए पहले, आपकी कुछ रचना हम सुने और इसका आस्वादन करें, फिर रेखा कुछ अपनी। मैं जब पहली बार विदेश गई थी उस अनुभव पर एक कविता है, वही सुनाती हूँ, ठीक है। वो मैं एक औरत का पहला राजकीय प्रवास, ये मजेदार कविता, तुम्हें बहुत हंसी आएगी इसलिए मैं सुना रही हूँ। अभी सखियां बैठी अलावा के चारों ओर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी बोल दो। नहीं, वही है, ये हम तो ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे हैं, आत्मीय बातचीत है। लग रहा ये कितना सुंदर लग रहा है, सचमुच बहुत इनफॉर्मल। ये भी स्त्री भाषा की ताकत है ना कि हम लोग बहुत जल्दी पूरे वो तोड़ देते हैं, हम घेरेबंदियां, हम कहाँ कुछ भी नहीं लगता, कभी भी औपचारिक होगा कुछ, ये समझ में नहीं आता। तो आपकी लाइन याद आ रही है, मुझे आपकी पंक्तियां याद आ रही हैं। आप कहती हैं चटाई बिछा करके औरतें बैठ जाती हैं बहनापे से बात करने के लिए, वो बात याद आ रही है। अरुणा गुप्ता जी को नमस्कार, मैम हमारी यहाँ पर हैं। नमस्कार सबको, स्वागत। और तुमने सबको बांध के कितने अच्छे से रखा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तुम्हारी लंबी चोटी वाले चेहरा याद आ रहा है, यूनिवर्सिटी जब हमारा छठा था एक साथ वाला, तो उस समय मैं कहाँ जानती थी कि इस तरह से ब्याह होगी इतनी दूर बैठ के। हाँ, एक और ये मेरा पहला अनुभव है विदेश यात्रा का, है ना, तुम लोगों की स्थिति में, लेकिन मैं थोड़े ही दिन के लिए गई थी। तो एक औरत का पहला राजकीय प्रवास, इसका शीर्षक है ना। वह होटल में के कमरे में दाखिल हुई, अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। कमरे में अंधियारा था, घुप अंधेरा था कुएं का, उसके भीतर भी सारी दीवारें चचोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था।
पूरा खुला था दरवाजा, बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बेरा तो आर्त भाव से उसे देखा। उसने उलझन समझी और बाहर खड़े ही खड़े दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्त्रदल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डल्लप पर लेटी, चटाई चुभी घर की, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? 7 गलीचों के भीतर भी उसको चुभ जाता है कोई मटरदाना आदिम स्मृतियों का। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतरराष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। फिर अपने सब डॉलरें खर्च कर उसने 3 किए अलग अलग कॉल। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँघ गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम दोनों पंक्तियां अलग अलग उसने कहीं। ऑफिस में खिन्न बैठ अंत शंत सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी माँ से। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने। कैसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे ये कहा, सबसे ज्यादा तुम हो प्यारे? ये तो सरासर है धोखा। सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने ये गलत नहीं कहा। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। ही सुंदर कविता। रेखा, मैं आपसे कहूंगी पहले आप टिप्पणी करें। मेरी तो आंखें भीग गई और बिल्कुल मैं रोमांचित हूँ आपकी कविता सुनकर के। बेहद सुंदर कविता। रेखा, कुछ कहें आप? अनामिका जी की बहुत सारी कविताएं याद हैं। मतलब मुझे नहीं लगता अभी तक जो प्रकाशित ना हुई उनका कह नहीं सकती, लेकिन जो कुछ भी प्रकाशित हुई है मैंने लगभग हर कविता पढ़ी है, और पढ़ी नहीं है, गुनी है। हाँ। क्योंकि वो मन में कई बार। और एक सबसे अच्छी बात जो अनामिका जी की कविताओं की मुझे लगती है वो ये कि मजे की बात ये है कि हिंदुस्तान में जो स्त्री चिंतन की शुरुआत हुई 90 के आसपास, उसमें बहुत हद तक अनामिका जी ने खुद जब स्त्री का मानचित्र लिखी थी तो उसका जितना हिस्सा भारतीय चिंतन पे था उसमें उतना ही हिस्सा फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का पश्चिम का भी था। और पूरा पोस्ट मॉडर्न जो स्त्रीवाद है, जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, उसको उन्होंने मतलब बाकायदा उदाहरणों के साथ बयान किया था। मतलब वो पूरा रिसर्च उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन कविता की दुनिया कुछ अलग ही होती है। आप पश्चिम से चिंतन के टुकड़े लेकर हिंदुस्तान पे चस्पा नहीं कर सकते। अब ये जो भारतीय मन है एक माँ का, जो ये हर एक से कह सकती है कि तुम ही सबसे प्यारे हो, शायद ये एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत खास तौर पे हिंदुस्तान में जो परिवार है उसमें जिस तरह से संबंधों का ताना बाना होता है, और उसमें जिस तरह से ये सारे रंग और सारे शब्द सच हो के आपके भीतर, तुमने कहा ना कि मेरी आंखें भीग गई, तो एक परदेश की भूमि पर बैठे बैठे भी तुम्हें लगा कि यही सबसे बड़ा सच है कि कैसे वो जो औरत है वो ही ताना बाना इन रिश्तों का बनाए रखती है, उसी से घर टिका रहता है। तो मुझे लगता है कि ये केवल कविता नहीं है ना, ये चिंतन का सूत्र है जो
हमारे यहाँ की जो खास परिस्थितियां हैं, हमारा जो एक मन और जो चिंतन है, दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते ना। आप कितना भी कहिए कि आप ऐसे हो जाइए, तुम क्या वहां इतने बरस रहने के बाद, या भुवनेश्वरी जी, मतलब आपने कहा कि कितने 30 बरस तो शायद कुछ कुछ तुम्हें ही हो गए शैलजा, हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भुवनेश्वरी जी को शायद उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। हाँ लेकिन क्या है जो अपनी मिट्टी से उस रिश्ते को जोड़े रखता है, कौन सा वो धागा है? तो अनामिका जी की इस कविता में मतलब कहने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा। आप दोनों की जो आंखें हैं, आप दोनों का जो हाव भाव है, वो देखकर ही ये लग रहा है कि कैसा जुड़ाव उस कविता से एकदम हो गया आपका। तो मुझे ये अनामिका जी की कविताओं का ये जो लोक रंग है, ये जो संवेदना है, और ये संवेदना जिस विचार में ढलती है, ये ऐसे ही नहीं कि मतलब मन आया और ऐसी कविता लिख दी, लेकिन ये कहीं बहुत भीतर हमारे गहरे, हमारा ये चिंतन चलता रहता है और हमारे पूरे सोचने के तरीके को वो नियंत्रित करता है। तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ और बहुत सम्मान करती हूँ इस वजह से इन कविताओं का, क्योंकि ये कविताएं शब्द बनकर जो कागज पे उतरती हैं, केवल उतनी नहीं है, बहुत सारी अर्थों की तहें, बहुत सारी कल्पना की उड़ान उसमें एक साथ साकार हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये ये एक हमारी धरोहर भी है, जिसे हमें संभालना चाहिए और जिस पर हमें सोचना चाहिए और ज्यादा लिखना चाहिए। बहुत सुंदर कहा रेखा आपने, और बहुत सारे लोगों ने भी ये कमेंट्स दिए, मैं बीच बीच में ले रही हूँ। रोहिणी जी लिख रही हैं कि मन के तार जुड़ रहे हैं हौले हौले और खुल रही हैं गांठें जो मन को बांधती रही गुपचुप। तिथि दानी सभी लोग कह रहे हैं। एक बड़ा अच्छा कमेंट अनु भार्गव जी ने दिया है अमेरिका से, आपके वो रसगुल्ले वाली बात पे, कि अगर प्रेम पाना समोसे और रसगुल्ले जितना आसान होता तो कितना खूबसूरत होता कि बस लेके चले तो वो बात मेरी दूसरी वाली थी। अरुणा गुप्ता जी ने लिखा कि छोटे छोटे बिंब बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर। और मैं ये एक बात है कि माँ की संवेदना है, ये एक माँ की संवेदना है, पत्नी की संवेदना, बेटी की संवेदना, तीनों ही उनकी आपकी कविता में अनामिका दी एकदम साकार हो गए। और ये कहना कि तुम सूटकेस में ही ऊँघ गए थे, वो इतना खूबसूरत है। और ये हम सब जानते हैं कि जब हम घर नींद आने लगती है तो बच्चे घबरा जाते, छोटे बच्चे एकदम से। आपकी वो कविता भी मुझे ध्यान है जो अष्टाक्षर में पहली कविता थी कि घर से बच्चा चला गया है, छूट गई है एक जुड़ाई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उसकी चॉकलेट की चुम्मी लेने, आधी खाई चॉकलेट की चुम्मी लेने चींटियां आई हैं, ऐसे तुम्हें याद है मुझे। खूबसूरत बिंब आप रचती हैं, और इतने इतनी गहराई से। और मतलब एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी कविता मुझे दिखाई देती है, स्त्री कविता और दूसरी पुरुष कविता कह लें या क्या है, कि स्त्री चिंतन, जैसा रेखा अभी आपने कहा कि चिंतन को संवेदना की इतनी गहराई में उतार करके प्रस्तुत किया जाता है, उसके लोक रंग में प्रस्तुत किया जाता है कि बुद्धि का भारीपन नहीं आता स्त्री कविता में उस तरीके से, लेकिन बात की और दृष्टि की सूक्ष्मता बहुत गहरी उतरती है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको? मैं फिर वापस लौटती हूँ अनामिका जी से, और फिर मैं बाद में भुवनेश्वर जी, आप कुछ इस पर पहले कमेंट करना चाहेंगी तो फिर मैं अगले प्रश्न पर जाती हूँ। आप उनकी कविता के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, अब हम बस यही कहेंगे कि बहुत आनंद है इस तरह की कविताएं सुनने का, क्योंकि जी ये सच्ची सीधी बातें होती हैंगी जो स्त्रियां लिखती हैंगी जब वो देखती हैं चारों तरफ, और जी, हम वातावरण ही हमें प्रभावित भी करता है, सही और उस बात, सही प्रभाव में बात। हम अपना भी, अपने मन का भी मिक्स घोल देते हैं सारा। प्यार और ममता और विचार। तो मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि अनामिका अपना जी, रस भी घोल देते हैं उसमें। जी 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 शैलजा, हाँ शैलजा बोले। जी, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि आप भी तो इतनी कविताएं लिखती हैं, जब ये कविता गोष्ठी चल रही है तो आप अपनी भी कोई कविताएं सुनाइए। मतलब जिस भाव की कविता अनामिका जी ने पढ़ी, ऐसी बहुत सी मन के अंतर्द्वंद की कई कविताएं आपकी भी मुझे याद आ रही हैं। शैलजा से भी सुनना है और रेखा से भी सुनना
हाँ, मैं बिल्कुल, हम ये लोग उस तरफ लौटेंगे। मैं एक प्रश्न पहले अनामिका दी से कर लेती हूँ, फिर हम जरूर कविताओं का पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा आपको कि आपने कविताएं याद करी। अनामिका दी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम दूसरे इस पुरुष लेखन और स्त्री लेखन, भारतीय संदर्भ में भी और प्रवासी संदर्भ में भी, अगर हम कुछ 2-3 बिंदुओं पर बात करें कि तो आपको क्या मुख्य अंतर दिखाई देता है जिसपे हम आगे चल करके भी चीजें कह सकते हैं? मुझे जो भी आपकी कविता पढ़ते हुए सुनते हुए समझ आ रहा था वो ये कि बुद्धि और को बहुत लोक रंग दे करके स्त्रियां प्रस्तुत कर। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या क्या कुछ आपके हिसाब से अंतर दिखता वैयक्तिक स्मृतियां और जातीय स्मृतियां हमें दोनों ही हमारी गांठ में बंधी होती है। हमें जो कुट्टी में पिलाया जाता है वो हमारे गांठ में, आंचल की गांठ में, तुम्हें याद होगा माँ लोग कैसे बांध देती थी ना, चवन्नी अठन्नी जो उस समय हम लोगों के बचपन में होती थी, वो अपने गांठ से जब हम कुछ मांगते थे तो वो आंचल की गांठ से खोल के दे देती थी, है ना, अम्मा भी दादी भी। तो वो हमारे लिए वो मोमेंट्स जो है, वो जो क्षण है, वो हम इतने गौर से देखते और सुनते और महसूस करते हैं कि हमारी हमारी सहेलियों की तरह वो सब संवेदनाएं हमारे भीतर एक गांव बना के रहती है। तो हमारी स्त्री कविता में जो, और हमें इस बात के लिए शायद बहुत ही हमारे अवचेतन को एक इसका एहसास रहता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें घुट्टी में ये स्मृतियां देनी है ताकि परंपरा की बैटरी रिचार्ज हो जाए। परंपरा से हमें रूढ़ियां तो खटक चुन के अलग करनी है, लेकिन परंपरा की दीप्ति जो इस तरह के सॉफ्ट मोमेंट्स जो है, ये जो मीठी याद जलाने वाले दिए हैं जो हमारी मनुष्यता बरकरार रखेंगे। हमें लगता है कि स्त्री लेखन में जातीय स्मृतियों की तरफ भी और निजी स्मृतियों की तरफ भी इस तरह से वो आगे बढ़ाने की बात है जिससे कि हमारे आगे के जीवन में जो हमारे, मैं जैविक मातृत्व से ही सीमित नहीं करना चाहती लेखन, स्त्री लेखन को, जिन्होंने अपने बच्चे नहीं भी पैदा करने का निर्णय किया, वो देखोगी कि मोहल्ले के बच्चों को या पास पड़ोस के बच्चों को या किसी भी बच्चे को, इतनी हमारी अनब्याही बुआएं थी या बाल विधवा बुआएं थी, लेकिन हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में अपना पराया उस तरह से कोई सिखाता नहीं। तो उनको कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो चीज हमें हमारा मन छू गई थी, हम उसे पकड़ाना चाहते हैं। ये आती स्त्री धन मुझे लगता है यही है जो हम एक दूसरे को थमाना चाहते हैं, मीठी स्मृतियों। मैंने कहीं पढ़ा था आईसिस में जो लोग अभी बहुत खूंखार हो गए हैं, आतताई जैसे हो गए हैं, उन लोगों को उन्होंने, इसमें से एक ने अपनी जीवनी लिखी थी और ये उसमें लिखा था कि हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती थी तो सबसे पहले हमें माँ की गोद से अलग कर दिया जाता था खींच के, और हमारे हाथ में दे दिया जाता था चाकू, और हमें कहा जाता था कि जो हमारे टेडी बेयर है उसको हम मारे। तो ये जो माधुर्य खत्म करने की साजिश ये पूरी संस्कृति रच रही है। स्त्री लेखन उस माधुर्य को कायम संवाद से, ये दो तरह के, मतलब भाषण नहीं झाड़ता स्त्री लेखन, संवाद मुखी होता है, और संवाद की भाषा अंतरंग होती है जैसी अभी हम सबकी भाषा है, एकदम स्वाभाविक। हम स्त्री लेखन की एक बहुत बड़ी खासियत मुझे लगती है जो कि पुरुष लेखन में कम है, कि जो हम अपने रूपक ले उसमें हम पर्सनल पॉलिटिकल के ऊपर की का पदानुक्रम तोड़ के हम उसका गले मिला देते हैं, हम कॉस्मिक कॉमनप्लेस का पदानुक्रम तोड़ देते हैं। जो इसलिए ये मुझे लगता है अनौपचारिक तेवर माधुर्य जो जीवन में चला गया है उसको कायम करने की कोशिश, और क्रूरता और अनाचार और अन्याय और गैर बराबरी इसकी संरचनाएं ध्वस्त करने की कोशिश, वो भी मीठे से बात करते हुए, मुझे लगता है स्त्री लेखन में बहुत ढंग से हो रहा है और अनौपचारिक ढंग से हो रहा है, एक नई भाषा में हो रहा है। और स्त्री अनुभूतियां अलग हैं, स्त्री अनुभूतियां बहुत सारी अलग हैं जो कि पुरुष अनुभूतियों से अलग है। और दंगे का और युद्ध का भी चित्रण जब स्त्री की दृष्टि करती है जो कि एकदम बहिर्मुखी अनुभव है, तो उसमें एक अलग तरह की बात
पैदा हो जाती है। अभी विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कहती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कह रही हैं आप। और इतने सारे संदर्भ जो स्त्री कविता समेट के चल रही है उसके बारे में आपने बहुत से कहा। और मुझे लगता है कि हमें इन चर्चाओं को 20 श्रृंखला वो कर चुकी हैं रेखा जी, मैं जानती हूँ, और मैंने बहुत सारी उनकी सुनी। उसके बाद भी ऐसा लगता है मुझे कि अभी जो प्रवासी भारतीय स्त्री है उस पर बहुत सारी बातें करना अभी शायद शेष है, क्योंकि एक विदेशी स्त्री, एक भारतीय स्त्री, और उसके बीच में है प्रवासी स्त्री। जो प्रवासी स्त्री के जो संवेदना और उसके अनुभव है, और वो प्रवासी कहीं की भी हो सकती है, तो उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा जाना, कहना, सोचना बाकी है। पर आपने जो कहा ना कि हम अपनी सीखें जो लेकर आते हैं गांठ में बांध करके, उससे मुझे अपनी एक कविता सुनाने का मन कर ही गया कि रेखा ने कहा था कि गांठ में बांध लाई थोड़ी सी कविता। और जो आपने कही है बिल्कुल उसी का बिंब लेती है ये कविता, इसलिए खास तौर से यही कविता बीच में से कि आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। चावल अनाज में खील की बरसात, थोड़ी सी चुरा लाई जीवन की सविता। मढ़िया की भीत पे सगुन थाप प्रीत से, सीने से लगाए लाई थोड़ी सी कविता। बहुत सुंदर। ये देखो कितनी अच्छी स्मृतियां, मिठास बचाने। मैया ने अक्षर दिए, मैया ने अक्षर दिए, बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठान लाई कविता। भैया के किस चीज से? भैया के जोश से, भैया के जोश से। मैया ने अक्षर दिए, बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठान लाई कविता। सासू जो बोलेगी ताने यदि गूंजेंगे, तकिया बनाए आंसू पहुंचेगी कविता। रौब कोई झाड़ेगा, शेर सा दहाड़ेगा, खरगोश सी सीने में दुबकेगी कविता। बहुत अच्छा शैलजा। पेट भले भूखा हो, जीवन चाहे रूखा हो, जीवन को जीवन बनाए देगी कविता। ए मैया उपकार किया, मुझको पढ़ाए दिया, मुश्किल की घड़ियों साथ देगी कविता। आंसू में गीत पले, लोरी में नींद जले, जीवन को नदिया बनाए देगी कविता। अरे वाह वाह शैलजा, गजब, बहुत अच्छी। जो मैंने कहा उसका इलस्ट्रेशन है सही में भारतीय, मतलब जो भी प्रवासी स्त्री लेखन पर रेखा एक अलग किताब बनानी चाहिए आपको, और मैं भी साथ साथ रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। असल में एक शुरुआत मैंने की थी, सुषम जी का एक लंबा इंटरव्यू लिया, लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो उनके जाने के बाद प्रकाशित हुआ। तो अभी मतलब मैं कुछ ये सीरीज जैसा, और ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे जो भी मौके मुझे मिले हैं वहाँ की रचना संसार को जानने के, वहाँ की स्त्रियों के रचना संसार को जानने के, तो एक अजीब कश्मकश और द्वंद्व जिससे वो गुजरती हैं, जैसा मतलब भुवनेश्वरी जी की लघु कथा में था, तुम्हारी कविताओं में था। मुझे वो कविता कभी नहीं भूलती शैलजा, जो माँ से तुम्हारी बातचीत पर कविता है, टेलीफोन के आर पार। हाँ, बहुत सुंदर तो सुनाओ ना शैलजा, सुनाओ ना। ये तो हमारी एक ऐसे गपशप हो रही है और हम ऐसा लग रहा है कि हमने एक झरोका फेसबुक पे खोल दिया। तो ये कार्यक्रम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं था, ये कार्यक्रम आप लोगों के बारे में। यही अनौपचारिक है, यही हम सरहदें तोड़ देते हैं। यही स्त्रियां, हम इक्कट दुक्कट खेलते थे ना तो सारे बाड़े फेर देते थे, बाड़े फैलाने वाली कविता है ये। मैं अगर मौका मिलेगा तो जरूर बाद में सुनाऊंगी, आपकी बात बिल्कुल नहीं टालूंगी। और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है कि जो साथ बैठ करके ऐसे बातचीत कर सके। गांठ में बहुत कुछ बांध ले गई हो ना, तो बहुत कुछ पीछे भी छोड़ गई हो। तो प्रवासी स्त्री लेखन में ये एक ऐसा तार है जो मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की रचनाएं पढ़ी, और जब पहली बार पढ़ी मैं तो हैरान रह गई कि भाई असल में 2015 में जब मैं यूएस जा रही थी एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो 2 दिन पहले ही सुषम जी ने मुझे फोन किया और कहा कि मतलब कोई कहानी सुनाना, कहानी मंच पर। तुम भी थी शैलजा, तुम्हें याद होगा। हाँ बिल्कुल याद। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा मैं तो कहानी लिखती नहीं,
तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना, सब कहानियों पर टिप्पणी कर देना और एक पर्चा पढ़ना जिसमें तुम तुलना करना। मतलब मैंने उनसे कहा कि मतलब शिल्प को लेकर तुलना की जा सकती है, क्योंकि मैं ये पाती हूँ कि शिल्प के स्तर पर हिंदुस्तान में जो जो मतलब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो वहां नहीं हो रहे हैं। और यकीन जानो कि मतलब 14 घंटे की जो प्लेन की जर्नी थी, तो मैं बहुत कुछ फोटोकॉपी करके ले गई थी और मैं उसमें पढ़ती रही, सोचती रही, पढ़ती रही, सोचती रही। लेकिन सच में ऐसे लगा कि जो लड़कियां यहाँ से गई, कैसे वो मतलब कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और वो मेरा भी जो वो पहला प्रवास था अनामिका दी, उसमें जहां जहां मैं गई, अनूप भार्गव जी के घर से शुरू करके, और उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है जिन्होंने वो नाटक किया था, अमीय मेहता जी ने किया था। हाँ, हाँ, अमीय मेहता जी। और कैसे हम उनके घर गए, ऐसे लगता ही नहीं था कि आप विदेश में हैं। शायद हमारे यहाँ तो बहुत हद तक कई बार मुझे लगता है कि सब बच्चे मतलब भाषा और संस्कार को लेकर विदेशी हुए जा रहे हैं, लेकिन कैसे उन्होंने बहुत सावधानी से उस हिंदुस्तान को उस घर में बचा रखा था। कैसे आपको बाहर जाके बड़ा एट होम फील होता था। तो ये मैं वहां से समेट के लाई, और निश्चित तौर पे वो सारा मन, वो सारी बातें मतलब प्रवासी स्त्री लेखन में गजब से आ रही हैं और तरह तरह से आ रही हैं। और शैलजा की तो हर रचना पढ़ने का सुख मुझे मिलता रहता है और हम बातचीत करते रहते हैं। तो जितना शैलजा ने अपनी कहानियों में एक लंबी जिंदगी समेटी है, अलग अलग देशों के लोगों की जो कहानियां आप लिखती रही हैं, और उसमें ये ढूंढती रही हैं कि कैसे संवेदना के स्तर पर चाहे कोई भी देश हो, मनुष्य एक जैसा है। और वो जो मनुष्यता का तार है, उसी से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अनामिका जी ने भी जब एफ्रो अमेरिकन पोएट्स को पढ़ा या ब्रिटिश पोएट्स को पढ़ा, तो एक तार तो ऐसा जरूर था ना कि चाहे किसी भी जमीन की हो, लेकिन औरतों की कुछ कुछ कहानियां जो थी, जो कुछ कुछ दुख दर्द और सुख भी थे, वो सब कुछ कुछ साझे थे। तो ये जो साझेदारी का अनुभव है, ये स्त्री लेखन को विशेष बनाता है। चाहे हम स्त्री लेखन और पुरुष लेखन को अलगा नहीं सकते, तो एक तो लेखन है हमारे लिए, और एक उसकी जो सब कैटेगरी है वो स्त्री लेखन है, क्योंकि उसमें जो कुछ खास है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। और अब बहुत वो वक्त दूर नहीं है कि जब जो पुरुष रचनाकार हैं उनसे ये हम उम्मीद नहीं करेंगे कि वो स्त्री की तरह लिखें, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि उनकी रचनाओं में जो स्त्री आती है, वो रचनाएं उस स्त्री के प्रति कितनी संवेदनशील है। उनकी निगाह जाती है मूंगफली के मर्तबान को रखती लड़की के हाथ पर के नहीं। तो बहुत ये बढ़िया कहा। सेंसिटिविटी जी, तो देखनी मैं पड़ेगी। भुवनेश्वरी जी तो कई देशों में रह चुकी है और बहुत सारे सालों से ये सामाजिक कामों में भी बहुत लगी हुई है, जिसके लिए मुझे लगता है कि लिखने से भी ज्यादा जो जीना होता है और अनुभव करना होता है, उसका संसार तो कहीं बड़ा होता है। लिखना तो उसमें से बहुत कुछ कम हिस्से में आ पाता है। अभी जो रेखा आपने बात कही विदेशी संस्कृति, विदेश में रह करके संस्कृति बचाने की, उसकी बहुत बड़ी पुरोधा कहना चाहिए भुवनेश्वरी जी हैं, जो यहाँ पे बच्चों को उन्होंने बहुत सालों तक हिंदी पढ़ाई और उनको संस्कार देने के लिए तरीके से काम करती हैं। एक छोटा सा काम अभी बीच में इन्होंने पिछले साल ही, कुछ और नहीं हो रहा था, बाहर नहीं जा पा रही थी, तो बच्चों को इन्होंने मोतियों की, भगवान जी की ना बहुत सुंदर सुंदर वो बनाने सिखाने शुरू कर दिए। कृष्ण जी के जो अलंकरण होते हैं, जो कह सकते हैं जेवर जो होते हैं, क्योंकि अब वो मोती पिरो के वो बनाना माला और वो सब काम तो भारत में भी नहीं कोई बच्चे करते, और इन्होंने वो काम शुरू कर दिया संस्कृति से जोड़ने के हर छोटे काम पे। भुवनेश्वर जी, अपना कोई अनुभव आप बताना चाहे? मैं जानती हूँ कि आपके पास कहानी, कविताएं और सब कुछ बहुत है, लेकिन अभी अनुभवों पे बात चल पड़ी, और ये स्त्रियों का होता है कि हम कुछ तय कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है योजनाएं बना और नई योजनाएं बन जाती हैं, जैसे अभी प्रवासी वाले पे नई योजना बन गई। तो भुवनेश्वर जी कुछ कहना चाहे आप? तो नहीं, हम बस आप लोगों के साथ में यही शामिल होना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें हमारी हमेशा आशा बनी रहती है
और जब तक आशा बनी रहती है तब तक रचना भी होती रहती है। और हम अपने वातावरण में, जैसे कि अनामिका जी ने कहा और रेखा जी ने कहा, कि हम लोगों ने यहाँ वाकई हिंदुस्तान बसा रखा है। कोशिश बहुत करते हैं। अभी नवरात्रि चल रही थी तो बच्चों को बार बार बताना, याद करना, टीका लगाना, उनको ये करना कि आज रामनवमी है, तुम लोग देवियां हो, अपने को संभाल के रखो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं यहाँ हम लोग करते रहते हैं। और हमने वाकई हिंदुस्तान 30 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन हम जहाँ भी रहे हमने अपना जो वो माँ वाली बात है कि माँ के पास से जो लाए थे उसको हमने रखा। हम लोग नाइजीरिया में थे, वहां पर ना तो टेलीफोन थे और ना ही कोई चिट्ठियां आती जाती थी। चिट्ठियां भेजने के लिए हम लोग को कोई अगर इंडिया जा रहा होता था तो हम लोग चिट्ठियां लेके इंडियन पोस्ट के लेटर, वो पोस्ट स्टैंप लगा के और उनको एयरपोर्ट देने जाते थे कि तुम जब बॉम्बे जाना तो इनको पोस्ट कर देना। ये 1970 की ऐसी बात है ना, स्थिति में ये भी, 1970 की बात है ना शायद। हाँ 75 की समझ लीजिए। तो जी इतनी अलग सी लाइफ थी। लेकिन जब खाने पीने की बात होती थी, पहनने ओढ़ने की बात होती थी, तो सभी लेडीज ऐसे ही करती थी जो इंडिया से बनाना सीख के आई हैं। वो वहां जो चीजें मिलती थी, इतनी चीजें मिलती नहीं थी, और उनमें वो वही चीजें बनाने की, रसगुल्ला बना लिया, गुलाब जामुन बना लिया, वो जो पाउडर दूध था उससे पनीर फाड़ लिया। और इस तरह से गरबा करते थे हम लोग। 8 दिन तक गरबा चलता था, एक किसी के घर में ही करते थे, बैकयार्ड बहुत बड़ा था। तो जुड़े जुड़े रहने की कोशिश मनुष्य की जो रहती है, उसी से हम आगे कुछ दे सकते हैं। अगर हम ही अपने अंदर खत्म कर देंगे, अगर हमने अपने अंदर ही माँ के साथ से जो लाए हैं, माँ पिता ने जो दिया है उसको अगर हम ही खत्म कर देंगे तो हम आगे देंगे क्या। तो देने के लिए हमारे पास होना चाहिए, और होने के लिए हमें बार बार उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। बार बार बहुत करते बढ़िया, रहने से बहुत बढ़िया वो बात बनी कही, रहती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने विमलेशी जी। और मुझे इस बात पे ध्यान आ रही है, रेखा जी अभी आपने कविताएं लिखना शुरू कर दिया है, बहुत सुंदर कविताएं लिख रही हैं। और अभी आपकी कविता जो स्थिति, जो भारत की स्थिति है, भारत में लड़कियों की स्थिति, खासतौर से जो उनके प्रति अपराध हैं वो जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत चिंता हो जाती है। और उसके बीच में आपने अपराजिता अपनी जो कविता लिखी है बहुत सुंदर है। अगर अच्छा लगेगा अगर आप उसको भी आप करें। मुझे लग रहा है किसी का माइक, भुवनेश्वर जी देखिएगा माइक म्यूट कर लें अगर, है ना, तो वो आवाज आए जी। हाँ रेखा, आप अपनी कविता सुनाएं जरूर से। जी मुझे बहुत संकोच होगा क्योंकि ये जो कविताएं हैं ये बस फेसबुक या मेरे तक ही रहने लायक हैं। मतलब अनामिका दी बैठी हैं कि क्या गजब कविताएं वो लिखती हाँ, हैं। हम अभी नहीं सुनते हैं। रेखा, आपको विडंबना बोध बहुत आपका प्रखर है, और जो भी विडंबना बोध समझता, जिसके अंतस में है, वो अच्छी कविताएं ही लिखेगा। मैंने पढ़ी है आपकी एक कविता, आप सुनाइए, बहुत अच्छी। ये जब निर्भया कांड हुआ तो मुझे याद है कि हमारे कॉलेज की जो मेरी छात्राएं थी वो खूब उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, और हम लोग इंडिया गेट गए, और जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि बस अब और ऐसा नहीं चल सकेगा, और बड़े बड़े कानून बने, और हमें लगा कि शायद मतलब ये जो असुरक्षा है, और यकीन जानिए उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर बहुत जगह स्ट्रीट लाइट बढ़ाई गई। ऐसा लगा कि अंधेरों की वजह से शायद लड़कियों की सुरक्षा की समस्याएं होती हैं, लेकिन मतलब हाथरस में जो हुआ उसने फिर से हिलाकर रख दिया। और मतलब मेरी विडंबना ये रहती है कि अगर किसी दिन आप इंद्रप्रस्थ कॉलेज, आप तो पढ़ी ही हैं शैलजा, आप जानती हैं कि इस कॉलेज में लड़कियों का कॉलेज है और करीब 3000 लड़कियां दाखिला लेती हैं। तो शायद पश्चिम में आपको ऐसा कोई कॉलेज नहीं दिखता होगा जो ओनली फॉर विमेन हो। तो जब आप सुबह के समय जाएं, और ऐसी तो खूबसूरत हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है, बड़े बड़े उसके लॉन हैं, और खिली धूप होती है, तो लड़कियों के जो ठहाके हैं वो देखकर ही ऐसे लगता है। और एक लड़की से एक दफे मतलब वो क्लास में काफी मतलब वो करती थी कि नहीं आती थी, पढ़ने में अच्छी थी। तो एक दिन मैंने उनको बिठा के पूछा कि तुम
ये क्यों करती हो बेटा? तो जो जवाब उसने मुझे दिया, उसने कहा कि मैम, मेरे पास अपनी जिंदगी जीने के ये 3 ही साल हैं। वो 3-4 सहेलियां थी, तो मतलब उन्होंने कहा कि हम कॉलेज आते हैं सुबह और शाम को जाने के वक्त तक कोई हमें नहीं पूछ सकता कि हम कहाँ हैं, क्योंकि घर से हम कॉलेज में हैं। ये 3 साल हमें अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद हमारे घर वाले हमारा विवाह हमसे पूछेंगे नहीं, और एक कहीं हमारा विवाह कर देंगे, और जहां वो हमारी शादी करेंगे हम उसे जिंदगी भर निभाएंगे। तो हमने ये मान लिया है कि ये 3 साल जिंदगी के हमने अपने को दिए। तो लड़कियां जोर से हंसती हैं, कैसे भी बेफिक्र बैठती हैं, ऊंचा बोलती हैं, दोस्तियां करती हैं। तो मतलब एक ऐसी दुनिया होती है कि जैसी आप देखना चाहते हैं कि लड़कियों की दुनिया हो। तो एक तरफ उनको देखती हूँ तो बड़ी उम्मीद लगती है, लगता है कि भाई एक नई तरह की सुबह है। और ये बात चाहे मतलब माइनॉरिटी में ही हो, मैं हर मंच से कहती हूँ कि इन लड़कियों को भी देखना चाहिए। लेकिन एक तरफ अखबारों के पन्ने जो हैं वो मतलब ऐसी दहशत पैदा करते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये जो हंसने वाली लड़कियां हैं, ये अगले ही पल जब बाहर निकलेंगी तो इनके साथ क्या दुर्घट घट सकता है। तो उस मनस्थिति से गुजरते हुए मैंने ये कविता लिखी, बचेगी नहीं अब, बचेगी नहीं अब, बच ही नहीं सकती, काट दी गई है जीभ उसकी। मुंह में कहीं घुल रहा होगा स्वाद टटके लहू का, तोड़ दी गई रीढ़ जिस पर रहती थी खड़ी सीधी तनी हुई। हाथ पैर हड्डियां सब किए गए चूर चूर, मिटाने को हौसले बुलंद उसके। अपनी उगती देह को ढोया था उसने जैसे कोई पाप कर्म हो। दुपट्टों और हिजाब की तहों में सबसे छिपाती फिरी हरदम, फिर भी हुई शिकार। अब के बचेगी नहीं और नहीं ही बची। मौत उसकी फूटी लावा बनकर, अखबार की सुर्खियों, सड़क पर उठती आवाजों, बंधी मुट्ठियों में। वह नहीं जागती कैंडल मार्च की किसी अधूरी रोशनी में। खिल आई है वह तो गमले में किसी लड़की के, फूल बनकर हंसती हुई अपराजिता। अपराजिता के बहुत सुंदर फूल होते हैं जामुनी रंग के, बहुत 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 सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। और वो फूल बहुत जब बढ़िया। खिलते हैं तो मेरे मन में कहीं ये विश्वास उगता है, जैसे कि वो लड़की आईवी की बेल पर वो आखिरी पत्ते तक वो सोचती है कि वो जिंदा रहेगी। जब भी अपराजिता मेरे घर के गमले में भी खिलता है तो मुझे लगता है कि उम्मीद बाकी है, और बहुत सुंदर, इन लड़कियों बहुत की सुंदर, जिंदगी बहुत और अच्छा भी। रेखा। नहीं, हम एक परिप्रेक्ष्य से उठते हुए हम इस बात पर आए, हमारे हमारे चिंतन की अनेक दिशाएं बहुत सहजता से आगे बढ़ती जा रही हैं। और सचमुच में स्त्री के प्रति होने वाले अपराध, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे बाहरी तौर पर ये इस तरीके के बलात्कार आदि हो, वो जीवन में बहुत सारी बातों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। फिर भी लेकिन आशा, जो भुवनेश्वरी जी ने कही, जो आपने कही अपराजिता, सही बात है। अनामिका दी, मैं आपसे एक दो कविताएं हम जरूर सुनना चाहेंगे। समय थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तिथि दानी जी, बंदिता सिन्हा, अरुणा गुप्ता जी, सबने कहा है कि मार्मिक कविताएं और बहुत अच्छी बातचीत, सब लोग बहुत सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आपसे कविता सुनाने के लिए अनामिका दी, मेरा फिर से एक कविता मैं सुनाती हूँ। आजकल बहुत सारी लड़कियां यौन हिंसा के जो वारदात हुए, और बहुत वारदातें बहुत ज्यादा उनको डरा देती है। वर्किंग विमेन्स हॉस्टल में रहने वाली कुछ लड़कियों से, मतलब मेरी ही छात्राएं हैं जो वर्किंग विमेन्स हॉस्टल में रहती है, और उन्होंने कभी भी ब्याह नहीं किया। ब्याह वाला प्रसंग उनके घर में, इतनी दहशत उनके भीतर भर गया इन्हीं सब घटनाओं के कारण कि एक कविता है अनब्याही औरतें। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, मायरी
जब भी सुनती हूँ मैं गीत आपका मीराबाई, सोच में पड़ जाती हूँ वो क्या था जो माँ से भी आपको कहते नहीं बनता था। हालांकि संबोधन गीतों का अक्सर वह होती थी। वर्किंग विमेंस हॉस्टल के पिछवाड़े का ढाबा, 10 बरस का छोटू प्यालियां धोता चमकाता, जाने क्या सोचकर अपने उस खटारा टेप पर बार बार ये भी वाला गीत आपका बजाता है। लक्षण तो है उसमें, अब वह भी मनमोहन पुरुष बनेगा, किसी नन्ही सी मीरा का मंचीता, अड़ियल नहीं जरा मीठा। वर्किंग विमेंस हॉस्टल की हम सब औरतें ढूंढती ही रह गई कोई ऐसा जिन्हें देख मन में जगे प्रेम का हौसला। वाह, लोग मिले पर कैसे कैसे, ज्ञानी नहीं पंडिताऊ, वफादार नहीं दुम हिलाऊ, साहसी नहीं केवल झगड़ालू, दृढ़ प्रतिज्ञ कहाँ सिर्फ जिद्दी, प्रभावी नहीं सिर्फ हावी, दोस्त नहीं मालिक, सामाजिक नहीं सिर्फ एकांत भीरू, धार्मिक नहीं केवल कट्टर, कट कटाकर हरदम पड़े रहते वे अपने प्रतिपक्षियों पर। प्रतिपक्षी जो आखिर पक्षी ही थे, उनसे ही थे उनके नुचे हुए पंख और चोंच घायल। ऐसों से क्या खाकर हम करते प्यार, सो अपनी वरमाला अपनी ही चोटी में गूंथी और कहा खुद से एको अहम बहुश्याम। वाह, वो देखो वो प्याले धोता नन्हा घनश्याम, आत्मा की कोख भी एक होती है ना, तो धारण करते हैं इस नई सृष्टि की हम कल्पना, जहां ज्ञान संज्ञान हुआ करे, साहस सद्भावना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया कविता। अपनी ही वरवाला अपनी ही चोटी में बांधकर कहा एको हम बहुत श्यामे। क्या क्या खूबसूरत। और ये एक अपराजिता वाला भाव जो मैं कमेंट लेती हूँ यहाँ पे, सुमन कुमार घई जी ने कहा कि ये कितनी विडंबना है कि मानवता की अगली पीढ़ी की माँ की युवावस्था में इतनी दमघोटू परिस्थितियां, और यही दमघोटू परिस्थितियां, क्योंकि इस जो टिप्पणी में है वही बात आपने बताई कि ये दमघोटू स्थितियां है कि जो भी मिला उसका स्वरूप इतना भिन्न था उस आशा और आकांक्षा से जो स्त्री चाहती है। और प्रायः यह प्रश्न कहा जाता है कि तुम चाहती क्या हो आखिर। यही चाहते हैं ना कि कैसे, यही मैंने बहुत सारी अनब्याही लड़कियों से सुलक्षा लगातार गपशप होती रही, उन्हें लगा कि अकेला रहना ही अच्छा, इतनी हिंसा झेलने से। सही बात है। तो ये एक नया जो समाज बन रहा है, जो जहां से बात को हम लौटाते हैं समय को देखते हुए, एक एक ही रचना पढ़ पाई। मैं तो चाह रही थी कि हाँ, भुवनेश्वरी जी की भी और सबकी हम रचना सुनते, लेकिन बातचीत पे ये जो अपनी रचनाओं के आसपास घूमती बातचीत है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो उसमें मैं लौटाती हूँ बात की, नई जो बात करी थी रेखा जी ने कहा था कि 2050 में जो ये स्थिति हो, या हमारी जो बेटियां हैं, ये जो नया संतुलन है, मैं बात वहां पे पूछना चाहती हूँ आप दोनों से ही, रेखा जी और अनामिका जी आपसे, क्योंकि मैं और भुवनेश्वरी जी हम जानते हैं कि यहाँ हम अपने बच्चों को संस्कार देने में लगे पड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन भारत में जो स्थितियां हैं वो दूसरी हैं। वहां पे जो अभी रेखा जी ने कहा कि एक तरफ वो स्थिति है जहाँ लड़की 3 ही साल जी लेना चाहती है, दूसरी तरफ वो स्थिति है जहाँ लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और जो आपने भी कविता में कहा कि कोई सही पुरुष नहीं मिल रहा। ऐसे में एक इतना बड़ा असंतुलन दो छोरों पर पैदा होता है, जहां स्त्री अपनी बात कहना चाहती है, साथी ढूंढना चाहती है, लेकिन ना साथ मिल रहा है, ना बात हो रही है। दूसरी तरफ यौन हिंसा आदि बढ़ रही है, उधर दूसरी तरफ स्त्री आगे भी बढ़ रही है, कॉर्पोरेट में भी आगे बढ़ रही है। आपको कहीं लगता है कि कोई संतुलन सामाजिक स्थितियों में कहीं पैदा इस तरीके का हो सकता है? मतलब हमें आशा रखनी चाहिए कि होगा, लेकिन क्या किया जाए? स्त्री कविता बहुत कुछ रच रही है, लेकिन स्त्री कविता संवाद कर सकती है।
हृदय परिवर्तन जो प्रेमचंद जी कहते थे, उस तरीके की आशा करना स्त्री कविता से, तो मुझे लगता है कि किसी भी कविता से उस तरीके की आशा बहुत अधिक करना तो नहीं सही है। लेकिन क्या किया जा सकता है? स्त्री इन मन से दो विपरीत छोरों में जो झूल रही है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं अनामिका दी? देखिए, आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा होगा। प्रसाद की शिक्षा दीप स्त्री तो ध्रुव स्वामिनी की मनस्थिति में पहुंच गई है, लेकिन समाज अभी भी राम गुप्तों का है, चंद्रगुप्त बहुत थोड़े से है। तो इसलिए संवाद, एक पुराने जमाने की फिल्म का गाना था, जोड़ी हमारी जमेगी कैसे जानी, तो वही जानी जोड़ी नहीं जम रही। तो पुरुषों को, नए पुरुषों को, नवल पुरुष थोड़े बदले हैं, अब तालियां उठा के उतना नहीं फेंकते। और खासकर मध्य वर्ग की जो स्त्रियां हैं, वो तो बहुत अपने बच्चों को तैयार करने में उसने ये बड़ी भूमिका निभाई है। शिक्षित स्त्रियां और शिक्षित माओं के बच्चे ज्यादातर इतना झमेला, इतना धमाका नहीं करते, मारपीट, हल्ला, हंगामा। स्त्री देह को उसके शोषण का प्राइम साइट नहीं समझते, इसलिए कि उसकी माँ ने लगातार ये बातें उनकी घुट्टी में पिलाई है। लेकिन जहां पर माँ सजग नहीं है, या परिवेश सजग नहीं है, या माँ को या किसी को भी इस तरह की कविताओं का सस्वर पाठ करना, जैसे अपराजिता का, और इस तरह की फिल्में दिखाना, या अच्छे सीरियल, अच्छे जो बड़े, जैसे झूठा सच पे ही अगर हम कोई सीरियल, या अब तो वीडियो फिल्में भी बना सकते हैं, उस तरह की चीजें अगर हम ऑडियो विजुअल माध्यम, मुझे लगता है सेंसिटाइज करने का बहुत बड़ा माध्यम हो सकते हैं। तो अच्छी कविताओं के वीडियो अपलोड करके, या आप लोग जैसे गराज में अच्छे नाटक करती हैं, उसको युवकों की रुचि के लायक बनाकर और उनकी समस्याओं से उनका समाधान मतलब दिखाते हुए कि तुम्हारा पौरुषिक हटाई में पड़ जाएगा अगर तुम अति पुरुष हो गए। पुरुष को पुरुष तो रहना चाहिए, लेकिन अति पुरुष होने से, तो वो मैचो मैन होने से न स्त्रियों को अति स्त्री बनना चाहिए, बारबी डॉल बनना चाहिए। भाई अतिशय कामना, अतिशय क्रोध, अतिशय लोभ हम लोगों को प्यार के लायक नहीं रहने देता, न स्त्री को न पुरुष को। और स्त्रियां अक्सर अपना, चूंकि उनको परफॉर्मेंस, जैसा जूडिथ बटलर कहती है कि अपने को परफॉर्म करना होता है, तो अक्सर उनके पैदा होते ही लोगों के चेहरे लटक जाते हैं। तो स्त्रियां इस चेतना के साथ बड़ी होती है कि मैं ऐसा काम न करूं जिससे कि किसी का चेहरा और भी लटके, या बाप भाई और मुंह फुलाए, या पति और मुंह फुलाए, या घर के लोग और मुंह फुलाए। तो अक्सर आप देखिएगा कि बेचारी लड़कियां गुड नेक लड़की बनने के हिसाब से अपनी स्पिरिचुअल डाइटिंग करती चली जाती है। एक तो वो डाइटिंग होती है, एक स्पिरिचुअल डाइटिंग भी होती है कि अतिशय कुछ नहीं करना। तो बेचारी वो नहीं करती ज्यादातर हंगामा। लेकिन पुरुष जो है वो अति पुरुष बनने की ओर बहुत प्रवृत्त है। मतलब दुनिया में जितनी हिंसा बढ़ रही है, चाहे वो युद्ध करने वाले पुरुष हो, या किसी भी तरह से बॉस बनने की प्रवृत्ति रखने वाले जो फ्यूडल पुरुष हैं, या जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत सामंती सोच वाले पुरुष हैं, या बहुत एकाधिपति जो होने वाले पुरुष, हर चीज में अपना लायन शेयर कायम करने वाले पुरुष, ऐसा पुरुष बन के क्या होगा? क्योंकि आपसे न बच्चे संवाद करेंगे, न आपकी पत्नी आपकी कोई आपको चाहेगा हृदय से। तो ये बात अगर लड़कों के दिमाग में लगातार माएं दिखाती गई, और लगातार हमने ऑडियो विजुअल माध्यम से ये बात उनके भीतर आया कर दी कि कैसे वरेण्य होगे तुम, तो मुझे लगता है लड़कों को ही ज्यादा इस तरह से सेंसिटाइज करने की जरूरत है, घर में भी, बाहर में भी, फिल्मों से और इस दूसरे माध्यम से, साहित्य से तो है। बहुत बढ़िया बात कही। सुमन जी कह रहे हैं कि हाँ, मुखर होने से ही स्थितियां बदलेंगी, लड़कियों के मुखर होना, जो आपने कहा कि बराबर कहते हैं। और आपकी सच में ये स्पिरिचुअल डाइटिंग वाली बात बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और नया शब्दावली है, ये नया शब्द है ये स्पिरिचुअल डाइटिंग। और सही बात है बिल्कुल ये, क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपने आप को इस सांचे में ढालते हैं। रेखा, आप बताएं कि आपने अनेक तरीकों से बात करी, लेकिन जो आने वाली लड़कियों के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि आप उन आने वाली लड़कियों की पीढ़ी लगातार कॉलेज के कहना चाहिए बागों में बैठी हुई देख रही हैं उस पीढ़ी को, और आपकी बेटी, हम अपनी बेटियां देखते हैं घर में कि वो हमारे से भिन्न है।
हम उनकी आंचल में वो बांधना भी चाहते हैं, कविता बांधना भी चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो उन्मुक्त होकर के जब अपना आंचल सिर से भी ओढ़े, लेकिन लहराए तो भी कोई परेशानी ना हो। उन स्थितियों के बीच में आपका संदेश क्या होगा लड़कियों के लिए? मैं तो मतलब इस सारी स्थिति को ना उल्टे से देख रही हूँ, उल्टे से इस तरह से कि मुझे लगता है कि ये जो लड़कियां हैं नई, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को है। ये मुझे सिखाती हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। मतलब एक कॉलेज में ये जो मैगजीन निकलती है, तो मैं एडवाइजर थी, और जो मेरी लड़की स्टूडेंट्स की चीफ एडिटर थी, तो मुझे बड़ी चिंता थी कि भाई इस तारीख को मैगजीन का विमोचन होना है, तो ये तैयार नहीं कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं। मतलब मैं ये 2010 की बात कर रही हूँ। तो मुझे उस स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप बड़ी हाइपर हो जाती हैं। तो मतलब सोचिए कि मतलब 2 दिन के बाद फंक्शन है, हमने बहुत बड़े बड़े कवि इनवाइट किए हैं, और हमारी मैगजीन प्रिंटिंग में नहीं जा रही। तो मुझे लगा कि अरे भाई, ये मेरी स्टूडेंट और कैसे मुझे कह रही है कि आप हाइपर हो रही हैं, मतलब इसको डेडलाइन का नहीं पता। लेकिन मतलब वो लड़की आज भी मेरे संपर्क में है, और मस्त और बिंदास, और जैसी वो तब थी मतलब ऐसी। तो मैं ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन अपनी छोटी साथियों का, चाहे वो मेरी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरी बेटी हो। तो जब वो थोड़ा थोड़ा मुझे डांट देती हैं और मुझे सिखाती हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं होना है, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मतलब ये उल्टी गिनती चल रही है थोड़ी, कि वो मेरी आंचल में तरह तरह की गांठें बांध रही हैं कि मुझे बहुत कैसे सुंदर रेखा। बेटियां बहुत आती है। सही बात, तो सही बात है। हम नई पीढ़ी सीख रहे हैं कि कैसे हम भी अपने आप को मुक्त रखें और मुक्त हाँ, करें। तो मतलब वो कहती हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो क्या मतलब घर नहीं चलेगा, अगर तुम ऐसा करोगी तो क्या सब भूखे रहेंगे। मतलब इस तरह के सवाल वहां से उठते हैं। और बेटा हो जाए या बेटी, तो मुझे संभव ये लगता है कि मतलब ठीक है, मैं नए समय के लिए नई तरह से तैयार हो रही हूँ, मेरी जिंदगी अब से शुरू होती है। तो रश्मि एक नई भारद्वाज की एक कविता है ना रेखा, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक। और मुझे मतलब रश्मि से बातचीत भी होती रहती है कि कैसे उसकी बेटी उसे, और रश्मि तो हमसे बहुत छोटी है। मैंने तो अपनी माँ को जन्म दिया है। वाह, बहुत अच्छी कविता है वो वाली, मैंने भी पढ़ी हुई है वो कविता। तो जी। मुझे ना एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ। इन दिनों मैं कृष्णा सोप्ती पे काम कर रही हूँ कुछ। तो मतलब कृष्णा जी को आप जब पढ़ते हैं ना, वो एक अलग तरीके से आपको चैलेंज करती हैं। तो मतलब एक बड़ी मजेदार बात है कि मैं उनकी रचनाओं का स्त्रीवादी पाठ करूं तो मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि वो कहेंगी कि मतलब मुझे स्त्रीवाद की दृष्टि से मत पढ़ो। और अनामिका दी ने तो उनका बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था, जब इस तरह के सवाल पूछे थे, और उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं अनामिका, फिर मेरी जो मानवतावादी सोच है उसको मैं कहाँ ले जाऊंगी, है ना अनामिका दी? याद आ रहा? बहुत ठीक है। मजेदार इंटरव्यू था वो। तो लेकिन मतलब उसमें मुझे और कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं एक एक चरित्र को याद करती हूँ, तो जिस ठसक से अपने होने को वो स्त्रियां प्रमाणित करती हैं, जिस तरह वो खड़ी होकर चलती हैं, जिस तरह उनके पूरे हाव भाव हैं, जो उनकी भाषा है, तो मतलब एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग कि मैं हूं, उसे कहने की जरूरत नहीं, पर वो है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे ये जो खास चीजें याद आती रहती हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमारे स्त्रीवाद के अपने नए नए पाठ हैं, जो पितृसत्ता से नेगोशिएट करना हमें अलग ढंग से सिखाते हैं। तो मुझे वो सारी चीजें, जैसे अनामिका दी की एक कविता मेरी बहुत फेवरेट है, नमक। तो वो हाँ, जहां से शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है, तो इतना बड़ा आप सभ्यता के विकास का, इतिहास का आप एक पूरी यात्रा तय कर जाते हैं। तो इसी तरह जो भारत की रचनाकार हैं, जो स्त्रियां हैं,
उन्होंने अपने होने को, अपने वजूद को जिस तरह आवाज दी है, उसमें जो यात्रा तय होती है, मुझे लगता है कि वो भी एक गजब की यात्रा है। हमें बहुत मतलब ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, स्पिरिचुअल डाइटिंग से लेकर के वो यात्रा। और वो दूसरी बात, भुवनेश्वरी जी चाहे तो एक 2-4 पंक्तियों की आप एक कुछ सुना दें अपनी, और फिर मैं नमक पे ही समाप्त करना चाहूंगी। रेखा, आपने बहुत अच्छी बात कही है अनामिका दी से। अंत में हम कविता, हमारा समय बढ़ रहा है लेकिन सब लोग बैठे हुए सुनना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और एक कह रहे हैं कि लड़कों के लालन पालन का तरीका बदलना होगा। ये सारी बातें आ रही हैं। लता गौतम जी, अरुणा जी, उड़न तश्तरी, समीर लाल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं। भुवनेश्वरी जी से 2-3 पंक्तियां मैं कहूंगी कि 4 पंक्तियां अपनी किसी चीज की सुना दें, और फिर उसके बाद अनामिका दी की नमक से हम समाप्त करते हैं। इंदिरा वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ होने के लिए। दिव्या माथुर जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक छोटी सी कविता सुनाने की वो करती हूँ। जी जी हाँ। सुनो, नहीं चाहिए तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी कोठी, तुम्हारा रुतबा, तुम्हें मुबारक तुम्हारी शान। हमें तो बस चाहिए एक छोटी सी क्यारी, जिसमें सुबह ही खिल उठे थोड़ी हंसी, जरा सा प्यार और पूरा विश्वास। और चाहिए उन नशीली निगाहों का सहारा, जिनके सहारे हम चले आए तुम्हारे द्वार। दे दो हमें हमारी हस्ती, हमारी महक, हमारी आशाएं और हमारी खनकती आवाज, जो कभी तुम्हें भाई थी। सुनो, नहीं चाहिए तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी कोठी, तुम्हारी रुतबा, तुम्हें मुबारक तुम्हारी शान। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे इन सारी चीजों में क्यारी, फूल, पत्ती, उन सबके बीच में नशीली निगाहें भी, ये जो नशीली निगाहों का प्रेम जो है, उसके बिना 7 समुंदर पार किए नहीं जा सकते, इसलिए भी ये बात है कि तो बहुत बहुत बढ़िया। जीवन में प्रेम तो चाहिए ही ना। हाँ, जीवन में प्रेम तो चाहिए ना बांधने कम के से लिए। कम प्रेम उस समय पता नहीं हो, मिले या ना मिले, लेकिन प्रेम का भ्रम तो बना रहना चाहिए। बिल्कुल हम बना रहना नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्रेम भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं इतना नहीं, रूखा भी मजाक की जीवन बात है। नहीं है। मैं इस मजाक की बात है, ऑफ कोर्स, हाँ। लाइक बिना प्रेम के हम इतने 7 समुद्र पार नहीं कर सकते, और ये प्रेम ना हो तो बना नहीं रह सकता। तो पुरुष को हम इतना वो नहीं कह रहे हैं कि वो प्रेम नहीं दे रहा। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत लेकिन सुंदर। ये शिक्षण की भी बात है, जो अभी बात आई थी कि बचपन में जब भाई बहन घर में पल रहे होते हैं, तो अगर मदर ही डिफ्रेंशिएट ना करे, तो तो आगे बहुत बात। बड़ी हम एक नींव रखते हैं। हम बहुत बड़ी एक नींव रखते हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम आगे भी ऐसा होने देंगे। नहीं, हमें बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो या कुछ भी हो, उसको थोड़ा सा आगे का बताना पड़ता है, बताते रहना पड़ता है, जिससे कि उनकी गपशप नींव, लगातार करनी पड़ती है। बच्चे हाँ, से जो प्रयास गपशप हमेशा नहीं करना पड़ता करती है माँ, कहानियां कविताएं सुनाती नहीं है, उसको मुश्किल हो जाती है उस बच्चे को। है। कई बार गपशप लगातार। मैं देखती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ, कई बार मैं देखती हूँ कि बस छोटेपन में नहीं, कई बार विवाहित बच्चों को भी बहुत सारी चीजें जो हैं, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, नेतृत्व करके या प्यार से समझा के डाइवर्ट करनी पड़ती है। क्योंकि आजकल के बाद में, मैरिज के बाद भी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें भी माँ पिता का एक समझाने वाला हाथ होता है। उसमें भी हमको बताना चाहिए कि ये स्थिति में तुम ऐसा कर सकते हो, प्रेम से जीत सकते हो इस स्थिति को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत बहुत और सही। भावना को बहुत प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि भावना हर एक को प्यारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और यही भावना जो हमें है ना, आप देखिएगा भुवनेश्वरी जी, कि अभी नमक सुनेंगी आप अनामिका जी से, और उसमें वो भावना हमें दिखाई देती है। मन तो ये कर रहा है कि बहुत बातचीत चलती रहे, और अरुणा जी कह रही है कि खूब मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। लेकिन समय के हिसाब से देख रही हूँ, फिर दोबारा हम लोग कभी ऐसी बैठक और गपशप लगाएंगे। लेकिन आज नमक से यहाँ पे समाप्ति। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है, और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमजोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती है थालियां। दाल में नमक कम
या जरा तेज होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है, पूछिए उन औरतों से कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रहता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियां, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक, ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना। यही वो नमक है कि जिससे हिराई रहेगी ये दुनिया। बहुत अच्छा लगा बहुत आपके सुंदर, बहुत साथ सुंदर, बहुत बैठकर। सुंदर, शैलजा, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत ही भुवनेश्वरी जी, सुंदर। अर्पिता, ये इतनी कविता अच्छी मुझे बहुत ये है। देखिए तो मुनिया की दुनिया से और ईश्वर के आंसू तक ये नमक की जो इतनी सुंदर खूबसूरत यात्रा आपने करवाई है, वो यात्रा निरंतर चलती रहे। संवेदना, भाव, विचार, हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारे दिमाग स्वस्थ रहे। बहुत ही सुंदर लग रही है बातचीत। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक वायदा लेना चाहती हूँ रेखा आपसे भी और अनामिका जी आपसे भी कि हम सबके साथ आप लोग दोनों जने फिर से जुड़ेंगे और हम इसी तरीके से ये चटाई मिलते नहीं, रहे। जूम बिछाकर हम जरूर बातचीत करेंगे इसी जरूर तरीके से। जरूर, बहुत अच्छा लगा ये, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही धन्यवाद बढ़िया। शैलजा जी। बहुत सबका धन्यवाद। फेसबुक के सभी भुवनेश्वरी जी बहुत धन्यवाद, नमस्ते अनामिका दी। और नमस्ते। संदीप जी, पूनम जी को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सारा तकनीकी आयोजन संभाले रखा है। हम बहुत अपने शुक्रिया। हाँ तकनीकी सहयोगी संदीप जी और मनु दोनों को सहयोग धन्यवाद देने के साथ साथ अपनी सहयोगी संस्थाएं जो हमारी हैं बहुत सारी, वैश्विक हिंदी परिवार हमारा भारत से है, अक्षरम है, उसको धन्यवाद देते हैं हम। झिलमिल यूएसए को, कविताई हमारी सिंगापुर से हमारी सहायिका है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। साहित्य कुंज पत्रिका, उसको धन्यवाद देते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।